चेक करने के लिए ये करना चाहिए। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचिंग फैकल्टीज। हमारा आज का रिसर्च के डिपार्टमेंट की तरफ से जो पहले होना था बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा था, फाइनली आज मैडम अपना टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट इन आयुर्वेद एंड इट्स राष्ट्र चिकित्सा बाय डॉक्टर रवनीत कौर। मैडम थैंक यू सो मच मैम। आवाज़ आ रही है? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगी कि नमस्कार टू ऑल माय कम्युनिटी मेंबर एंड प्रिंसिपल सर, मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पर अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स इन आयुर्वेदा एंड दस्त चिकित्सा ऑफ पेशेंट। आयुर्वेदा की जितनी मुझे नॉलेज है उसको एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगी और उससे जो हमारे जीवन में आयुर्वेदा को फॉलो ना करके में जो भी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं उनकी चिकित्सा रसशास्त्र के साथ कैसे करें उसको एलेबोरेट करूँगी। यहाँ पे हमारा जो बॉडी है वो सर्कैडियन साइकिल के अनुसार चलती है, ये नॉर्मली जानते हैं और मॉडर्न साइंसेस ने भी इसको प्रूव कर दिया है। तो सर्कैडियन साइकिल हमारी बॉडी को हमारे ऑप्शन और आहार को मद्देनजर रखते हुए जैसा हम आहार और विहार करते हैं वैसे हमारी बॉडी को चलाने की कोशिश करती है। तो इसमें हमें इसको समझने की जरूरत है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक या मॉलिक्यूलर क्लॉक या सेंट्रल क्लॉक भी कहा जाता है। आयुर्वेदा क्लॉक भी हमें पता है के हिसाब से डे टाइम और नाइट टाइम में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो हमारा सेंट्रल क्लॉक है या मॉलिक्यूलर क्लॉक है वो हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होता है और इसका जो सेंटर है इसको जो रेगुलेट करता है वो है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। इस पेयर्ड स्ट्रक्चर के बीच हमारा क्लॉक सिचुएटेड होता है जो कि हमारे पेरिफेरल क्लॉक्स को भी रेगुलेट करता है। कुछ एप्लीकेशन है जैसे रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के लिए IVRGC और SCN सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जब सूर्य की रोशनी ब्लू लाइट का एक्सपोजर हमारी रेटिनल सेल्स के ऊपर पड़ता है तो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस पर उसका संदेश जाता है पीनियल ग्लैंड के थ्रू, या तो मेटाबोलिक सुप्रेस होता है या सिक्रीट होता है। अगर सिक्रीट होएगा तो हम सो जाएंगे, अगर सुप्रेस होएगा तो हम जागृत अवस्था में रहेंगे और अपने काम करते रहेंगे। और ये सुप्राकियास्मेटिक
सामंजस्य है। सर्काडियन क्लॉक्स जो होते हैं वो इंट्रेनेबल होते हैं, मीन सेल्फ बेस्ड, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं एंड टेम्परेचर कंपनसेटर ऑसिलेटर्स के माध्यम से ये वर्क करते हैं। तो अगर हमारा क्लॉक फेल हो जाए, हमारी बॉडी का क्लॉक फेल हो जाए, मीन्स अटेंशन कर रहे हैं हम, फैटी फूड खा रहे हैं हम, तो ऋतु के अनुसार भोजन नहीं कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब है हमारा क्लॉक जो है डिस्टर्ब हो गया। फेलियर ऑफ क्लॉक सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वगैरह पूरे पूरे 100% होते हैं, लेकिन ये बड़ा क्रोनिक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है। आज अटेंशन किया तो कल ही हमको प्रॉब्लम हुई, ऐसे नहीं है, 30 इयर्स 40 इयर्स लग जाते हैं। पीपल विद रिलेटेड प्रोटाइप मींस लेट सोना, लेट खाना, लेट उठना, उनमें ऑन इन द लॉन्ग रन क्या समस्या आएगी? पूअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा, मीन उनको डायबिटीज होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, ओबेसिटी के चांसेस हो जाएंगे, एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के चांसेस हो जाएंगे। इनमें एक इफेक्टिव एक डिसऑर्डर आता है जिसको बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, सैड जिसको बोलते हैं, इट इज डिप्रेशन। अल्टीमेटली ये सारे चीज़ें जो है डिप्रेशन को कॉज करती हैं। तो हमारे आचार्यों ने भी, अगर हम ऋतुचर्या के हिसाब से सोचें तो हमारे आचार्यों ने इसे बोला है हेमंत ऋतुचर्या में कि विषाद की कंडीशन आ जाती है। तभी हेमंत ऋतुचर्या में उन्होंने स्पेशली कहा है, क्यों? क्योंकि विषाद और कफ का बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। हेमंत ऋतुचर्या में हमें आचार्य ने बोला है कि मिल्क प्रोडक्ट्स खाओ, दूध और दूध से बने पदार्थ खाओ, सनलाइट का एक्सपोजर लो। ये तो बाकी बात है, मैंने लाने के ऐड कर दिया कि क्या होना चाहिए, क्यों उन्होंने बोला, बाकी बच्चे भी नहीं बोले। स्वीट फ्रूट्स खाने चाहिए, क्यों? क्योंकि सन एक्सपोजर से विटामिन डी मिलता है और मिल्क प्रोडक्ट्स से भी हमें विटामिन डी मिलता है। क्योंकि हमने वर्षा ऋतु में जो आहार विहार किया होता है, विविधता होती है, और आगे हेमंत ऋतु में हम ये खाते हैं, कफर्ड आहार विहार खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक कंसेप्ट पता है कि हमारी अग्नि का फीवर है, तो उसको कोप अप करने के लिए हमें जो आहार करना पड़ेगा ताकि हमारी अपनी ही धातुओं को ना पचाने लगे हमारी बॉडी। तो हम वायु का अगर कफ की वृद्धि हो रही है तो नेचुरली वायु की भी वृद्धि होगी, ये इंटरलेटेड है। अगर कफ की वृद्धि नहीं हो रही है तो वायु की वृद्धि होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं होगा तो जो भी हम कैल्शियम खा रहे हैं, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले होता है? कैल्शियम इज इक्वल टू बाथ, क्योंकि इनके फंक्शंस आपस में, इनके जो कार्य हैं आपस में बहुत मिलते हैं। आप सभी को पता ही है कि बात का क्या फंक्शन होता है। बात का गुण क्या है? विशुद्ध गुण। विशुद्ध गुण मीन्स अलग अलग करना, विशुद्ध विच्छेद चिपकाना, विशुद्धि अलग अलग करना। कैल्शियम का कोई काम, चाहे अपचय करना, चाहे अपचय को बढ़ाना। अगर हम कफर आहार इतना ही खाते रहेंगे, कफ इतनी धातुओं को बढ़ा लेंगे, दोष को बढ़ा लेंगे, कफ की वृद्धि कर लेंगे, तो ओबेसिटी आ जाएगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो उसको कोप अप करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत है। कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन तभी होगी अगर उसमें मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो वायु के गुणों से कैल्शियम के गुण बहुत मिलते हैं। अच्छा, इसमें आगे मैंने लिखा है विटामिन डी इंड्यूस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ओबेसिटी। तो ओबेसिटी की वजह से इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ गई? तो इसमें आयुर्वेदिक कंसेप्ट को मैं एलैबोरेट करना चाहूँगी कि जब हम असरगत आहार विहार खाते हैं तो उससे हम कौन से रस का सेवन कर रहे हैं? मधुर रस। मधुर रस से कफ जब बढ़ेगा तो वो अपने सधर्मी अंश के साथ बॉडी में जाके मिलेगा। सधर्मी अंश किसका होता है? वेद धातु, एडिपोज
ड्यूटी है सामान्य वृद्धि परिणाम। Sir, what are you doing? Chandra is doing now. So what are you doing there? Who is it? Don't argue with me. You go out, no problem. We don't want go. Don't sit here. Don't argue with the physical. What nonsense you are doing? What nonsense you are doing? See, you are not supposed to You can. तो कफ की वजह से हमारा जो मेद धातु है वो बढ़ता है और मेद धातु जब बढ़ जाता है तो इस मेद धातु मॉडल में एडिपोस टिश्यू तो हो गया इसका मतलब एडिपोस टिश्यू की डेपोजिशन ज़्यादा स्टार्ट हो गई। तो इस केस में मेद धातु को भी दूषित कर देता है कफ और अल्टीमेटली वो मांस धातु को बढ़ाता है। मांस धातु की वृद्धि होती है ओबेसिटी शो होने लग जाती है और प्लेन को भी बढ़ाता है बॉडी में प्लेन का ज़्यादा हो जाती है ओबीस पर्सन्स में प्लेन का ज़्यादा हो गया। देन अब बात का यहाँ पे क्या बोला गया कैसे इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज हुई। तो जब आवरण हो गया कफ मेद धातु इतनी बढ़ गई कि उसने बात को आवरित कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ ये बात को काम नहीं करने दे रहा बात का चलन नहीं हो रहा बात को हमारी जो बॉडी में बात होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जगह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकती सेल्स के हम एक सेल की बात कर रहे हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही और ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही और इस केस में बात सेल के अंदर ही रहती है और बात का गुण क्या है हमें सभी को पता है बात का क्या गुण है। बात का गुण है सुशीलता पैदा करना छिद्रता पैदा करना। वो अपना काम तो करेगी नहीं क्योंकि अंदर है सेल के तो वो उसको एक्सपैंड करनी शुरू होगी छिद्र बढ़ाएगी कोशिश करेगी कि कैल्शियम अंदर आएगा चाहे होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक है जैसे जैसे वो छिद्रता बढ़ती जाएगी साइज बढ़ता जाएगा तो हाइपरट्रॉफी होती जाएगी। हाइपरट्रॉफी होगी तो इसके वेट जो दो तरह से बढ़ती है या तो हाइपरट्रॉफी करती है या फिर हाइपरप्लेसिया करता है वेट। तो अगर हम हाइपरट्रॉफी की बात कर लें तो पहले सूजता है जहाँ पे कोई सेल है नॉर्मल उसकी सिचुएशन उसकी साइज नॉर्मल है साइज बढ़ रहा है इसका मतलब जो उस सेल को सप्लाई कर रही है ब्लड सप्लाई कर रही है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दिस इज वेरी माइनर एंड वेरी स्लो प्रोसेस हमें इतना पता नहीं चलता कि अंदर इंजरी हो रही है बाहर चोट लगा है तो हमें पता चलता है कि इंजरी हो रही है अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहा है कैपिलरीज को तोड़ रहा है माइनर कैपिलरीज को तोड़ रहा है टिश्यू टियर भी हो रहा है एक्सपेंशन की वजह से बात के आवरण की वजह से तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी यहाँ इंजरी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है तो दिस इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसको विटामिन डी जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करके चेक समान मात्रा में करके इसको बचाने की कोशिश करता है जो कि ओबीस पेशेंट में देखा जाता है। अगर कोई इसके बाद जब कोई इंजरी होती है तो वहाँ क्या होता है हम सभी को पता है और क्या होता है वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। तो जब फाइब्रस टिश्यू बनेगा इसका मतलब है वो गैसेस के आदान प्रदान न्यूट्रिएंट के आदान प्रदान को और भी रोक रहा है क्योंकि उसको फाइब्रस टिश्यू से तो कुछ आकार हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई आप देखते हो कि ओबीस पर्सन जब एक्सरसाइज करके यूट्यूब में मैंने देखा एक्सरसाइज करके तो उनका ऐसे मांस लटक जाता है वो अब्जॉर्ब नहीं होता लटक जाता है फिर ऑपरेशन करवा के उनको कटवाना पड़ता है। लेकिन वो फाइब्रस टिश्यू लॉन्ग टर्म 20-30 साल में बना देन उसने नेक्रोसिस कर दिया। अब न्यूट्रिएंट लॉन्ग टर्म तक किसी सेल्स को नहीं मिलेंगे तो नेचुरली फाइब्रस टिश्यू बना पड़ा सेल के आसपास तो वो न्यूट्रिशन नहीं होने लगा देन एडिपोस टिश्यू माइटोकॉन्ड्रिया
मधुर रस लेके बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने वाली स्टेज पर ही हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू डिप्रेशन। डिप्रेशन कैसे हो जाता है? इसमें कैल्शियम का भी रोग में होता है, क्योंकि आवरण ऐसी नस्ल में इंटरप्रेट करके क्योंकि आपका जो आवरण हो गया, इसका मतलब आपकी मूवमेंट उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। तो आपका प्रवर्तक कौन है? रज रजस प्रवर्तक का सर्वभाव का प्रवर्तक रज है। तो रज के कारण ही बात मूवमेंट करती है। तो बाकी इसकी बड़ी रज धातु जो है हमारी रज जो है जो हमारा मन का उसके साथ अटैच ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी मात्रा कम है। दैट्स व्हाई दैट लीड्स टू मन विषादता की ओर तरफ चला जाता है, मन विषाद हो जाता है, अपने विषयों को नहीं ग्रहण करता। मंत्र जो है साफ और स्पष्ट आचार्य ने लिखा है, चरक आचार्य ने लिखा है कि विषाद की स्टेज भी आती है। मॉडर्न साइंस ने इसमें क्या बोला है? सुप्राक्लैविकुलर न्यूक्लियस जो है कंडक्टर है, जो कि हमारे बॉडी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक बेस पर रखता है। इसके कहने से जो बॉडी है हमें सारे वर्कआउट करती है। दिस क्लॉक कैन चेंज, ये क्लॉक चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कनाडा अमेरिका से आया, तो वहाँ पे कोई है हमारे इधर रात है, उधर रात है, कोई घर में है। 15-20 दिन में इससे साबित होता है कि वाकई कोई ऐसा क्लॉक है जिससे हमारी बॉडी जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेती है। तो 15-20 दिन में हमारा जो बॉडी का क्लॉक है वो सेट हो जाता है। रात में फंक्शन करता है, दिन में वो दिन वाली फंक्शन करता है, अदरवाइज वो ऑपोजिट करता है। तो रैमको ने 1134 से लेकर 1204 तक एक रेडिएशन क्रॉस करता है। उसमें एक बात कही कि हेल्दी खाना चाहिए। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि कुछ अलग अनुसार खाना चाहिए, लेकिन ये लोग अपनी एक्टिव तरफ ध्यान देते हैं, हम लोग नहीं देते। हमने उसको एस्टैब्लिश नहीं किया, हमने ज़्यादा उसको फैलाने की कोशिश की। उसने ये बात फैलाई और उसने अपने लोगों को बोला कि ईट लाइक ए किंग इन द मॉर्निंग, ड्रिंक्स एट नून, इट इज एट नून एज ए रीजन एट डिनर। उसमें भी कुछ जगह को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली बोला है। अदर रिसर्चर्स ने तो फॉलो कर ऐसी चीज़ 2017 में बोल के कि कोई क्लॉक होता है बायोलॉजिकल जो हमारी बॉडी को रिदम में रखता है। अगर हम रात को देर तक जागते हैं तो वो रिदम हमारा उसी का बॉडी के सेट कर देता है। लेकिन सेट तो हो गया, रिदम आप करेंगे उस चीज़ को, तो वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में तो बाद में लर्न करते हैं। बाद में हमें पता चलेगा कि हमने पिछले जीवन में पिछले काल में हमने गलतियाँ की थी। तो मॉडर्न एस्पेक्ट्स को दिनचर्या के साथ करते ही हैं। जैसे मॉडर्न ने अभी बोला है, हम पहले हमने बोला आयुर्वेद ने बोला, जगत ने बोला कि भोजन काल भी कुछ होता है, भोजन की मात्रा भी कुछ होती है, भोजन के कंटेंट भी कुछ होते हैं। लेकिन इन्होंने बाद में किया कहा और उसको क्रोनो न्यूट्रिशन का नाम दे दिया। आजकल ये वही चीज़ बोल रहे हैं मॉडर्न साइंसेस वाले। अगर हमारा उन्होंने डाला है कि हम देखते हैं सुप्राक्लैविकुलर न्यूक्लियस बायोलॉजिस्ट में सिचुएटेड होता है
भी रिलैक्सेशन के थ्रू तभी हम सांस ले पाएंगे। तो सैलरी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, उसमें एक्सपेंशन कर दिया, बात कर दी है, कफा वाले खाते हैं उसमें बात कर दी, कर एक्सपैंड कर दिया, तो जब भगवान में कोई छिद्रों वाला गुब्बारा है उसमें हवा भरते हैं तो वो फैलेगा और उसको बंद भी करेगा। अगर वो हाइपरट्रॉफी कर रहा है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन पहुंची। दैट्स व्हाई उसने भी बोल दिया, जब हिंदुस्तान में उसने भी बोल दिया संगी संदर्भन जन है जो लोग बोल जाते हैं तो वैसे में बनाने स्मार्ट नहीं वापस उसने बोल दिया इंटरवेंशन का मैं आपको चिकित्सा बता सकूंगी कैसे हो सकता है। जब चिकित्सा समाना टेस्ट चक्र में भी उसने बोला पोस्ट आश्रित वायु से बर्ड डिजीज मींस जो मैंने कह दिया टाइम के जो एडिपोज टिश्यू विस्टल ऑर्गन्स मींस एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर ज़्यादा जमा होता है, नॉट पेरिफेरल, नॉट बाजू आर्म्स एंड लेग्स एंड बटक्स के उधर फिर भी वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं फैलेगा। लेकिन पोस्ट आश्रित वायु इसका वजन आकार के कारण जब वायु वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है तो बर्ड होने के चांसेस होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। चिकित्सा स्थान में बोला गया है कि कफ आवृत अपान वायु, उसने भी कफ और वायु दोनों का के बारे में मेंशन किया है तो तभी पता होगा। कफज बनने की संप्राप्ति सेम है जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले कफ आहार में कार्य करता है, मनुष्य सारा कफ जो है वो बॉडी में फैल जाता है, एक दर्द के साथ उसका साधन में होता है वो उसको विकेटेड कर देता है, उसके काम नहीं उसे अपने काम नहीं कर देता, एक से भी मिल जाता है विकस के और मांस से वो भी बढ़ा देता है, ज़्यादा मोटा हो जाता है। सो अल्टीमेटली जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वायु आवरण इससे गोल्डन इन्फ्लेमेशन मैं पहले ही बता चुकी हूं इसके बारे में। विंटर्स में अगर कोई अगर हमारा बर्ड की मसल में फाइबर टिश्यू बन चुका है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी और उसकी बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई वो कोशिश करेगा अपने आप को स्ट्रैट करके कैल्शियम को फटाफट चाहे करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो उस केस में वो इंजरी करता है, अपने आप को ही इंजरी करता रहता है, इंजरी करेगा, इन्फ्लेमेशन होगी, फाइबर टिश्यू बनेगा तो वो रिजिड हो जाएगा। दैट्स व्हाई उसकी फंक्शनिंग कम हो जाएगी। ये हमें चीज़ें देखनी है, इसलिए
हो गया है, बेसिक कंडीशन हो जाती है, डिसफंक्शनल एडिपोसाइट्स। एससीएल को स्क्रीन पे करते हैं क्योंकि करना बंद करवा देते हैं और उसको पेन किलर दे देते हैं कि हाँ जी ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसको दर्द हो रहा है दर्द शांत कर दो, बट नहीं हमारा इंडियन लोगों में बीपी इसको ट्रीट करता है, मीन्स हम जो दर्द लग जाते हैं तो हमने कफ धातु का बीमा पैटर्न तो करना ही करना है, साथ में बात साइमल्टेनियसली चलता है ये मैं नहीं बोल रही है चिकित्सा संबंध बोल रहा है, ये दोनों ट्रीटमेंट पैरेलल चलेगी और जब कफ ये चिकित्सा आपने कर ली तब भी आपने बात शाम ट्रीटमेंट को लेकर आउट करनी है, उसको साथ में ही बंद नहीं कर लेना, ये भी मैं नहीं बोल रही, ये भी अचानक ही बोल रही है। क्या क्या हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट पे, कब शाम को देना ही देना हमें पता है, अब नहीं मंदू भी पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। ग्राही द्रव्य आम का पाचन करते हैं, दीपक होते हैं, पाचन होते हैं, आम रहना पड़ा है उसको सुखाना है, आम रस करना पड़ा है उसको सुखाना है, तो हमें ग्राही द्रव्य देने पड़ेंगे। बात अनुलोम, बात प्रतिलोम गति को प्राप्त हो चुकी है तो उसका तो अनुलोम करना ही पड़ेगा। प्रकाशीय शोधक एक्सरसाइज एंड देन इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, शाल पढ़ने इसमें विषय कल्पना प्लस शास्त्र विषय कल्पना का शीर पाक कल्पना देंगे, दुग्ध में शाल पढ़ने को शीर पाक देने के द्वारा इस पाक करके दे सकते हैं, मिलेट फूड दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है अन्ना वृत्तिकरण श्रेष्ठ अन्न वृद्धि करने में हमारे बॉडी की स्टेबिलिटी में सबसे श्रेष्ठ है, उसमें हम मिलेट फूड देंगे क्योंकि मिलेट फूड पोषण के लिए होते हैं, बात पोषण करेंगे आपको वो न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रिएंट उनके लिए ज़्यादा होते हैं और दूर होते हैं, तो इन द सेंस कि वो जल्दी बॉडी को बाहर से विषाक्तता ज़्यादा होती है, बॉडी में ज़्यादा देर पड़े रहते हैं तो अपना न्यूट्रिएंट बनाए रखते हैं। जाकर 5 रस दे सकते हो, 5 किलो के प्रोसीजर्स कर सकते हैं जिसको आगे मुझे नहीं आते तो नहीं करते। ओल्ड ग्रिप दे सकते हैं क्योंकि ओल्ड ग्रिप उछल गिरे हो जाता है, न्यू ग्रिप जो है वो शीत गिरे होता है, तो ऑयल्स तो हमेशा उछल नहीं होते हैं, ऑयल्स भी दे सकते हैं। ग्राही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, आम रस को सुखाना है और शोधी के जुड़न बात भी दे सकते हो या आप दूध शीर पाक कल्पना भी दे सकते हो। अदर ट्रीटमेंट्स क्या क्या दे सकते हैं, रसायन शिलाजीत मिल्क के साथ गोचरण का शिलावती पलक गोमूत्र पान अवश्य दे सकते हैं और तत्व सेवन वृद्धि और मंत्र चिकित्सा, आजकल मंत्र चिकित्सा का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है तो उसमें मैंने इसको नाम डाल दिया और ये वैसे हो ही जाता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा तत्व सेवन को थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगी कि तत्व भी दे सकते हैं ओबीस पेशेंट को जिसको अभी मानने की कंडीशन है कुछ भी है कोई भी पेट का रोग है, और दूसरी बात उसको छाछ भी दे सकते हैं, बट छाछ ऐसे नहीं दे सकते, छाछ का भी संस्कार करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि अगर पोषण के लिए होती है और छाछ शीत के लिए होती है, और जो तत्व होती है वह मक्खन डाल के देनी पड़ेगी। अगर दही में जो ऊपर मलाई आई हुई है उसको हमने तत्व बना दिया और मक्खन निकाल दिया, देन वो गुरु हो जाएगा। गुरु इन द सेंस कि हमें अभी गुरु आहार इस समय नहीं देना, तो हम उसको मक्खन के समय देंगे, देन वो लघु होगा, लघु इफेक्ट देगा। और जो तत्व है जो छाछ है अगर हमें वो देनी है तो उसका अलग प्रोसीजर है ताकि संस्कार के द्वारा उसकी शीत को कम करें। शिलाजीत को डायबिटीज मेलिटस मैंने रोक लिया है, इसलिए शिलाजीत को दे सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म देने से इसमें बहुत अच्छे इफेक्ट आता है क्योंकि ये पैंक्रियाटिक सेल्स को रीजनरेट करता है और इंसुलिन का रिस्पॉन्स भी आने लगता है। इंसुलिन इन द सेंस इंसुलिन को हम धातु अग्नि के साथ पकड़े रखते हैं, अगर धातु अग्नि है तो वो चेक की प्रक्रिया अच्छे प्रकार से बनेगी। देन शिलाजीत क्यों हमने डेवलप किया
मॉडर्न साइंस वाले